जो होते हैं वो होते हैं दो टाइप के, एक होते हैं माइक्रोसोमल एंजाइम्स और दूसरे होते हैं नॉन माइक्रोसोमल एंजाइम्स। तो जैसा कि नाम से ही आप लोग पता लगा सकते हैं, माइक्रोसोम का मतलब हो गया ER एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो जो भी एंजाइम्स माइक्रोसोम मीन्स कि ER के अंदर प्रेजेंट होते हैं उनको बोलते हैं माइक्रोसोमल, एंड द एंजाइम्स विच आर नॉट प्रेजेंट या फिर विच आर आउट ऑफ द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दे आर कॉल्ड नॉन माइक्रोसोमल एंजाइम्स। अब नॉन माइक्रोसोमल एंजाइम्स जो हैं ये न्यूक्लियस के अंदर भी हो सकते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया में भी हो सकते हैं और तो और साइटोप्लाज्म में भी हो सकते हैं। लेकिन ER के अंदर जो भी एंजाइम्स होंगे उनको हम बोलेंगे इसके माइक्रोसोमल एंजाइम्स। ये एंजाइम किसी भी ड्रग की वजह से इंड्यूस या फिर इनहिबिट हो सकते हैं, लेकिन इनके ऊपर ड्रग का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। मान लीजिए एक पेशेंट है जिसको वारफेरिन का ट्रीटमेंट चल रहा है। वारफेरिन जो कि ऑलरेडी एक एंटीकोगुलेंट है, और एक पेशेंट है जिसको हेपेरिन का ट्रीटमेंट चल रहा है, ये भी एक एंटीकोगुलेंट है। तो स्टार्टिंग में 100 अगर हम लोग उस इंसान को ड्रग के मॉलिक्यूल्स दे रहे हैं मीन्स कि वारफेरिन दे रहे हैं, तो जो वारफेरिन के लिए एंजाइम है मान लीजिए वो 40 एंजाइम्स 1 घंटे के अंदर 40 को ब्रेक कर देते हैं। इसका मतलब 60 जो है वो बच गए, ठीक है। और इसके केस में भी ऐसा ही है कि जो 100 थे उनको 40 एंजाइम्स 1 घंटे के अंदर 40 के अंदर कन्वर्ट कर देते हैं, मीन्स कि 40 का मेटाबॉलिज्म कर देते हैं, तो रिमेनिंग कितने बच गए 60, ठीक है। लेकिन अब अगर उसी पेशेंट को ट्यूबरकल भी हो गया, सो ट्यूबरकुलर डिजीज़ के लिए हम लोग एक ड्रग देते हैं जिसको कहते हैं रिफेम्पिसिन। तो जो रिफेम्पिसिन है ये एक एंजाइम इंड्यूसर है। एंजाइम इंड्यूसर के मतलब हम समझेंगे कि मान लीजिए यहाँ पे अभी 40 एंजाइम्स थे जो कि एक बार में 40 को तोड़ करके केवल 60 को ही प्लाज्मा में रहने दे रहे थे, ठीक है। तो अब अगर एंजाइम इंड्यूस हो गए तो मान लीजिए यहाँ पे अब 70 एंजाइम्स हो गए, ठीक है, जो कि 40 थे अब 70 हो गए। मतलब कि इसका मतलब ये हुआ कि अब 1 घंटे में 100 से जो 70 हैं उनका तो मेटाबॉलिज्म हो गया, मतलब कि अब प्लाज्मा में कितने बच गए 30 मॉलिक्यूल्स ऑफ वारफेरिन। अब यहाँ पे भी हमने अगर उसी पेशेंट को रिफेम्पिसिन दी जो कि हेपेरिन ले रहा था, तो उसके एंजाइम्स के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं आया, मीन्स कि वो पहले भी 40 थे तो अब भी वो 40 ही रहेंगे और 1 घंटे बाद 40 हेपेरिन के मॉलिक्यूल्स को ब्रेक कर देंगे, उनका मेटाबॉलिज्म कर देंगे। मतलब कि अभी भी कितने यहाँ पे रिमेनिंग बच गए 60। तो अगर हम लोगों को प्लाज्मा की कंसंट्रेशन पहले यहाँ पे 60 रह रही थी, बाद में रिफेम्पिसिन लेने के बाद में माइक्रोसोमल एंजाइम के लिए उनकी प्लाज्मा कंसंट्रेशन घट करके 30 हो गई क्योंकि एंजाइम ज़्यादा इंड्यूस हो गई। इसका मतलब हमको प्लाज्मा कंसंट्रेशन को 60 जो कि रिक्वायर्ड था उसको मेंटेन करने के लिए अब जो ड्रग है उसकी डोज ज़्यादा देनी पड़ेगी। मीन्स कि जो पहले हम 100 दे रहे थे क्योंकि 40 पर आवर मेटाबोलाइज हो रहे थे, फिर 60 बचते जा रहे थे। लेकिन अब क्या है, अब हम लोगों को उसकी ड्रग की डोज इंक्रीज करनी पड़ेगी जिससे कि उसकी प्लाज्मा कंसंट्रेशन पहले जितनी मीन्स कि 60 मेंटेन रहे। इस केस में क्या हुआ, यहाँ पे हमें कि हम लोगों को उसकी ड्रग की डोज इंक्रीज करने की ज़रूरत है क्या? नहीं, क्योंकि यहाँ पर रिफेम्पिसिन का कोई इफेक्ट पड़ा ही नहीं जो हम लोगों को डोज का इंक्रीमेंट करना पड़े। नेक्स्ट इसी तरह से हो जाएंगे एंजाइम इनहिबिटर्स मीन्स कि सिमेट्रिडिन। अब जो सिमेट्रिडिन है ये प्रैक्टिकल सर्किट ट्रीटमेंट में काम आता है। ये मान लीजिए पहले 100 थे, 40 एंजाइम्स नॉर्मली काम कर रहे थे, तो अब इसकी वजह से जो माइक्रोसोमल एंजाइम्स हैं उनके ऊपर नेगेटिव इफेक्ट पड़ेगा, मीन्स कि उनको इनहिबिट कर देंगे। तो पहले 40 कर रहे थे तो मान लीजिए कि अब 20 एंजाइम्स ही काम करेंगे और 1 घंटे के अंदर 20 का मेटाबॉलिज्म कर देंगे। इसका मतलब प्लाज्मा कंसंट्रेशन 80 हो गई, हमें ज़रूरत कितने की थी 60 की। यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पे ऑलरेडी 40 थे 1 घंटे के अंदर, लेकिन उनके ऊपर किसी भी तरह का ना इंडक्शन हुआ ना इनहिबिशन हुआ क्योंकि इनके ऊपर कोई असर नहीं पड़ता, ये नॉन माइक्रोसोमल एंजाइम है। तो यहाँ पर अभी भी 40 का ही मेटाबॉलिज्म हुआ है,
रिमेनिंग 60 ऐसे कैसे हैं। तो मतलब यहाँ पर प्लाज्मा कंसंट्रेशन के लिए हमें ड्रग की डोज में कुछ भी चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन यहाँ पर है तो हमने चेंज किया। यहाँ पे हमें ड्रग की डोज कम करनी पड़ेगी, क्योंकि अगर हम बार बार पहले जितने देते रहे तो फिर तो टॉक्सिसिटी हो जाएगी। तो इस केस में क्या होता है कि डॉक्टर्स को ध्यान रखना पड़ता है कि कहीं पेशेंट कोई एंजाइम इंड्यूसर या फिर एंजाइम इनहिबिटर्स तो नहीं ले रहे, और अगर ले रहे हैं तो पहले से कोई माइक्रोसोमल एंजाइम का ड्रग तो बॉडी को नहीं दिया जा रहा। तो हम जो नई ड्रग ले रहे हैं, जैसे कि रिफेम्पिसिन ली या फिर सिमेटिडिन ली, तो उस हिसाब से हमको जो पहले वाली डोज है माइक्रोसोमल एंजाइम के लिए, जैसे वारफेरिन था, तो उसकी डोज को कम या ज़्यादा करना पड़ेगा। कम किस केस में करना पड़ेगा? अगर हम लोगों ने एंजाइम इनहिबिटर लिया है, जैसे कि पेप्टिक अल्सर अगर हुआ और हमने उसको सिमेटिडिन दी है, तो हम उस पेशेंट को बोलेंगे अगर आपका वारफेरिन का ट्रीटमेंट चल रहा है तो आप उसकी डोज को कम कर दीजिए। और अगर उस पेशेंट को अगर हमने कोई एंजाइम इंड्यूसर दिया है, जैसे कि रिफेम्पिसिन, हम उसको कहेंगे आप अपना जो वारफेरिन का ट्रीटमेंट है उस वारफेरिन की डोज को इंक्रीज कर लीजिए। एंजाइम इंड्यूसर्स के नाम याद रखने पड़ेंगे। तो कुछ एंजाइम इंड्यूसर्स हो सकते हैं। इसकी मैंने एक ट्रिक बनाई है। जैसे लोग बोलते हैं शाहरुख खान, तो वो बोलते हैं SRK, तो मैं SRK की जगह बोल रही हूँ SRG। ठीक है, तो S फॉर स्मोकिंग, R फॉर रिफेम्पिसिन। अभी हमने पढ़ा है रिफेम्पिसिन किस काम में आता है? दिस इज अ एंटी ट्यूबरक्युलर ड्रग। ओके, G फॉर ग्रीसियोफुल्विन। अब यहाँ पे आप ध्यान दीजिए, यहाँ पे F आ रहा है, F से आप आइडिया लगा सकते हैं, दिस इज अ एंटी फंगल ड्रग। अब इसके अलावा मोस्ट ऑफ एंटी इपिलेप्टिक ड्रग जो होती हैं वो भी एंजाइम इंड्यूसर्स होते हैं। इसका एक एक्सेप्शन है, दैट इज वैंकोमाइसिन, जो कि एंटी एपिलेप्टिक ड्रग होने के बावजूद भी एंजाइम इंड्यूसर नहीं होता बल्कि एंजाइम इनहिबिटर होता है। तो एंटी एपिलेप्टिक ड्रग के कुछ के नाम मैं बता देती हूँ आपको। फेनिटोइन, बार्बिटोन और कार्बामाजेपिन। ठीक है, तो ये हो गए एंजाइम इंड्यूसर्स। स्मोकिंग, SRK की जगह आपको याद रखनी है SRG। ठीक है, स्मोकिंग, रिफेम्पिसिन विच इज एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग, ग्रीसियोफुल्विन, F फॉर एंटीफंगल, मोस्ट ऑफ एंटी इपिलेप्टिक ड्रग एक्सेप्ट वैंकोमाइसिन। ठीक है, जिसमें आ जाएंगे फेनिटोइन, फिनोबार्बिटोन, कार्बामाजेपिन। नेक्स्ट हो गया एंजाइम इनहिबिटर्स। इनमें से भी आपको कुछ के नाम याद रखने पड़ेंगे। तो अभी हमने एक तो एक्सेप्शन पढ़ लिया, वैंकोमाइसिन, जो कि एंटी इपिलेप्टिक ड्रग है। ठीक है, सेकंड अभी हमने पढ़ा था एंजाइम इनहिबिटर्स में सिमेटिडिन का नाम, दिस इज यूज्ड फॉर द पेप्टिक अल्सर ट्रीटमेंट। थर्ड, मोस्ट ऑफ द एंटीमाइक्रोबियल ड्रग्स जो होती हैं दे आर एंजाइम इनहिबिटर्स। तो सिप्रोफ्लोक्सासिन, एरिथ्रोमाइसिन एंड आइसोनियाजिड। ठीक है, दीज आर द इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल्स। और इसके अलावा अभी हम लोगों ने एंजाइम इंड्यूसर्स में एंटी फंगल पढ़ा था, तो यहाँ पे भी हम लोग एक एंटी फंगल ड्रग का नाम पढ़ लेते हैं, कीटोकोनाजोल। तो ये एक एंटी फंगल ड्रग है। ठीक है, तो एंजाइम इंड्यूसर्स मैंने आपको बता दिया, ये ट्रिक थी। SRG, मोस्ट ऑफ एंटी इपिलेप्टिक ड्रग एक्सेप्ट वैंकोमाइसिन। एंजाइम इनहिबिटर्स में एक वैंकोमाइसिन हमने भी पढ़ा था, सिमेटिडिन भी हमने पढ़ा था। मोस्ट ऑफ एंटीमाइक्रोबियल ड्रग्स जो कि हो गई सिप्रोफ्लोक्सासिन, एरिथ्रोमाइसिन, आइसोनियाजिड, और एक एंटी फंगल ड्रग कीटोकोनाजोल। सो ये हो गया। सो दिस वॉज माई वीडियो। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करें, शेयर करें। थैंक यू।